हेलो एवरीवन। पीसीएस हिंदी की तरफ से मैं अनूप कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। मित्रों, आज इसी क्रम में हम आपके सामने बजट लेकर आए हैं और यह बजट राज्य सरकार का बजट है, उत्तर प्रदेश का बजट है। बजट ना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, बल्कि हमारे राज्य में घटित हो रही विभिन्न आर्थिक घटनाओं के साथ में ही राज्य के विकास को लेकर भी हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। राज्य में कौन सी योजनाएं युवाओं के लिए चल रही है, कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, किसानों को केंद्र में रख के क्या क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, महिला सुरक्षा और महिला विकास को लेकर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्टेट होता है, सेंट्रल हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट केंद्र की बात हो या फिर राज्य की बात हो, सभी मित्रों जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से कदम उठा रहा है और सभी क्षेत्रों के लिए क्या क्या नीतियां, क्या कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार जो है आगामी वित्त वर्ष यानी कि 2026 और 27 के लिए लेकर आ रहा है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बजट लागू हो चुका है हमारा। चलिए हम बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि बजट का हर वह कोना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे पूर्णतः कवर किया जाए। तो मित्रों, आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए है। दो बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखने योग्य हैं। वह है कि बजट कब पेश हुआ था, तो 11 फरवरी 2026 को बजट पेश हुआ है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 है। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वह आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसने बजट पेश किया है। तो मित्रों, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने 2026 और 27 के लिए बजट पेश किया है। साथियों, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले एक दशक में निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है आपका प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ हुई है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। दूसरा है अवसंरचना का विकास हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं, औद्योगिक निवेश बढ़ा है, रोजगार का सृजन हुआ है। औद्योगिक निवेश से ये होगा कि इकाइयां नई नई यूनिट्स आके यहाँ पे स्थापित होंगी और उसमें जो लोकल लोगों की भर्ती होगी उससे रोजगार का सृजन होगा आपका। ये दोनों पॉइंट एक साथ में जोड़ के आप लिख सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी रही है? कौशल संवर्धन का। सरकार की एक योजना है जिसके तहत लोगों को कौशल प्रदान कर उनको रोजगार के लिए सशक्त किया जाता है, रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। किसानों की खुशहाली पर जोर दिया गया है साथियों, उनकी आय में वृद्धि हुई है। आगे हम देखेंगे कि गन्ना की फसलों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है पेराई सत्र 2026-27 के लिए और 25-26 के लिए। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट है कि गरीबी उन्मूलन। लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आगे हम ये सारे डेटा देखेंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। तो सरकार की प्राथमिकताएं, अब यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा है लेकिन हम 4 पॉइंट में सरकार की प्राथमिकताएं समझने की कोशिश करेंगे। पहला है किसान सशक्तिकरण। किसानों को सशक्त किया गया है जिसके लिए उनको मुफ्त नलकूप दिए जा रहे हैं, बोरवेल की सुविधा प्रदान की जा रही है, फसल बीमा सुरक्षा दी गई है, तकनीक के लिए सब्सिडी दी जा रही है, ऋण सुविधा दी जा रही है। किसानों की आय की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो पहला पॉइंट है आपका किसानों का सशक्तिकरण। दूसरा है युवाओं का सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास संवर्धन, रोजगार सृजन और रोजगार की उपलब्धता जो है वो युवाओं के लिए रामबाण सिद्ध हुई है साथियों। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता,
और स्वयं सहायता समूहों ने भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। कौशल विकास संवर्धन ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा पॉइंट है आपका श्रमिक। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और कौशल संवर्धन। कौशल संवर्धन तो लगभग हर एक क्षेत्र में जाके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक आती है कौशल संवर्धन योजना के तहत। तो 4 पॉइंट, 4 बिंदु में हमें एकदम फॉर्मली याद करके रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि किसान, युवा, महिला और श्रमिक 4 क्षेत्र हैं, 4 प्राथमिकताएं हैं सरकार की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी फिंगर पे नोट करके रखिए, याद करके रखिए इन चीज़ों को। मित्रों, हम आर्थिक प्रगति की बात करेंगे। आर्थिक प्रगति जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मित्रों, वो 2024-25 में लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डेटा भी हमारे पास नहीं उपलब्ध है, लेकिन जो एस्टिमेटेड डेटा है 26 के लिए वो लगभग 36 लाख करोड़ की बात किया गया है। तो 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर जो है उसके लिए जो ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय की बात करें मित्रों, तो प्रति व्यक्ति आय जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में है, वो लगभग 1,20,000 के आसपास में है। और यही 2024-25 में जो है वो 1,09,844 प्रति 44 रुपए 1,09,844 रुपए प्रति व्यक्ति थी। 6 करोड़ लोग 6 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया है मित्रों, और बेरोजगारी दर जो है 2.24% जो है वो कम हुई है। तो यहाँ का जो डेटा है वो सिंपल से 4 पॉइंट में हम याद कर लेते हैं। पहला ये कि जीएसडीपी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए लगभग 36 लाख करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 2.24% बेरोजगारी दर कम हुई है। अब मित्रों रैंकिंग की बात करेंगे तो एसडीजी सतत विकास गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 2018-19 में 29 स्थान पर थी, 29वीं रैंक थी, 29th रैंक। उसके बाद 2023-24 में जो है वो 18वें स्थान पे आ चुका है। स्टार्टअप रैंकिंग, उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप रैंकिंग में है। उत्तर प्रदेश जो है वो उद्योग और तकनीक में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु लीडर श्रेणी में है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है लीडर श्रेणी। तो उत्तर प्रदेश जो स्टार्टअप रैंकिंग में है वो लीडर श्रेणी में है। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? उद्योग और तकनीक में निवेश और नवाचार। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जनवरी 2026 में ये जारी किया गया है। जनवरी 2026 में ये जारी किया है। देश में लैंड लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान पे है और यह दिखाता है कि सरकार अवसंरचना को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। निवेश और रोजगार की बात करें मित्रों तो फरवरी 2024 में चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। इसी क्रम में 50 लाख करोड़ का एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए गए। 10 लाख इससे इससे 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 16,000 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम।
औद्योगिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा मित्रों इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लगभग पूरे भारत का जो मोबाइल मैन्युफैक्चर है उसका 65% मैन्युफैक्चरिंग केवल उत्तर प्रदेश में होती है। भारत की 55% 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां यूपी में हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 44,744 करोड़ रुपए पहुंच चुका है मित्रों। ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला डेटा औद्योगिक उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पहला डेटा ये है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। दूसरा ये कि प्रदेश में 65% 65% केवल मोबाइल उत्पादन हो रहा है कुल भारत के मोबाइल उत्पादन का। और उसके साथ में 55% जो है इकाइयां इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाइयां जो है भारत में है। प्रदेश का कुल निर्यात जो है 44,744 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की बात की गई है। तो मित्रों हम आगे देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या क्या स्थितियां हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है देश में। देश के सभी राज्यों में कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। तो ये रहा। दूसरा गेहूं, धान, गन्ना, केला, आलू, आम, अमरूद, आंवला, मेंथा आदि के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रदेश में अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश में सिंचित क्षेत्र जो है वो 2024-25 में 2.76 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि 2016-17 की अपेक्षा 60 करोड़ हेक्टेयर अधिक है। 2016-17 में कितना था? 2.16 2.16 करोड़ हेक्टेयर। अगर हम प्रदेश में फसल सघनता की बात करें तो फसल सघनता 2024-25 में 193.7% थी, जो कि 2016-17 की अपेक्षा अधिक है। 2016-17 में 162.7% थी। प्रदेश में अगर हम ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो वह 9,120 मेगावाट जो है वो प्रदेश की दिसंबर 2025 तक ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो कि 55% की वृद्धि दर्ज की गई है 2016 और 17 की अपेक्षा। 2016-17 में कितना था? 5,878 मेगावाट और 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर तक में आपका जो ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 9,120 मेगावाट। हरित ऊर्जा की बात करें हम, हरित ऊर्जा इसी को स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, तो 2,815 मेगावाट सौर परियोजनाओं की स्थापना की गई। आगे चलते हैं हम। एआई की बात करेंगे हम, तो विभिन्न क्षेत्रों में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हर एक क्षेत्र में नई नई तकनीकी आपकी उपयोग की जा रही है। इसी के लिए नवीन उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। साथ में एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। डेटा प्रबंधन के लिए जो स्थापना होगी वो स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। डेटा प्रबंधन के लिए स्टेट डाटा अथॉरिटी डाटा सेंटर क्लस्टर इसकी स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए युवा टेक समर्थ युवा योजना प्रारंभ की जाएगी। और इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सभी वर्गों के लिए सामाजिक विकास की योजना के साथ साथ आधुनिक तकनीक व एआई के विकास और उपयोग हेतु इकोसिस्टम बनाने पर बल दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी का, एआई और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिससे सभी वर्गों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। महिला और युवा सशक्तिकरण। प्रदेश की प्रगति के लिए महिलाओं और युवाओं का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य का। महिलाओं के संबंध में मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और प्रभावी किया जाएगा। इनका क्रियान्वयन और अधिक
प्रोडक्टिविटी के साथ में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, एक पॉइंट नोट करके रखिएगा कि जिन जिन योजनाओं के बारे में यहाँ बजट में बात की जा रही है, वो योजनाएं कौन से वर्ष में प्रारंभ हुई हैं, कहाँ से प्रारंभ हुई हैं, कितना उनका बजट था, ये उद्देश्य क्या है उन योजनाओं का, ये सारी चीजें आपको याद करके रखना है। ये सारी बातें जो हैं वो एग्जाम में किसी न किसी माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूछी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना ये किस लिए है? महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों जिसपे महिलाएं कार्यरत हैं के उत्पादों की बिक्री के लिए ये योजना लाई गई है। चलिए विकास की पहल की हम बात करते हैं कि प्रदेश में विकास के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। तो कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में जो है डीजल आधारित जो नलकूप है उनको सौर ऊर्जा आधारित में बदला जा रहा है। यानी कि जो डीजल संचालित नलकूप हैं, नलकूप का मतलब बोरवेल, आपके बोरवेल हैं, उनको सौर ऊर्जा से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। यूपी एग्रीज परियोजना, यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्रीज एक्सपो पोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। तो क्या स्थापित करना है? एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित करना है। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए लाई जाएगी। व्यापार सुगमता के लिए क्या किया जाएगा? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रजिस्ट्रेशन करवाना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। अगर ये दोनों विंडो जो हैं सरल हो जाएं तो उद्योग जो है आकर्षित होगा प्रदेश में। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना शुरू की जाएगी। जन विश्वास के सिद्धांत के आधार पर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवा कौशल विकास और रोजगार की बात करें तो अर्थव्यवस्था में पूंजी के निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ में युवाओं को रोजगार हेतु अवसर देना और उन्हें सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है। कौशल विकास की महत्ता क्या है? अगर हस्त कौशल से युक्त कोई व्यक्ति है तो वह कभी बेरोजगार नहीं रहता है। युवाओं के लिए युवाओं के लिए व्यापक रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड संचालित करने की आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास की व्यवस्था भी की जा रही है। मौजूदा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाना है और नए केंद्र स्थापित करना है। इस अभियान के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा विभिन्न जिलों में पीपीटी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र खोले जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ कौशल की व्यवस्था हो ही गई है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए अलग से कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है। पहला क्या है कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु युवाओं को रोजगार देना आवश्यक हो गया है। कोई भी व्यक्ति जो हस्तकला में या किसी भी व्यवसाय में निपुण हो वह कभी बेरोजगार नहीं रहता है। तीसरा है कि रोजगार परख प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता देने के लिए मिशन मोड को संचालित किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास भी जरूरी है। मौजूदा कौशल विकास केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ में नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न जिलों में पीपीटी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट सेंटर खोले जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है बजट में? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यबल में अलग से कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब केंद्रीय बजट 2026-27 की बात हो रही है। ध्यान रखिए हम बजट क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश का, लेकिन जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया गया है उसकी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो हाई स्पीड रेल की बात हो रही है। प्रदेश में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और कहां कहां से होगा? दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। दो दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।
सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो पुरातात्विक महत्व के स्थलों सारनाथ एवं हस्तिनापुर के विकास के लिए बजट में विशेष योजना रखी गई है। स्वास्थ्य सेवा, प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य से क्वेश्चन आता है तो कहीं भी आपका पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित बातें प्रस्तावित हैं। अब वहां से दे दिया कि 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, पहला। दूसरा, प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना। ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन दे देगा आपको। सस्ती दवाएं, केंद्र सरकार द्वारा डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी की जाएगी। शिक्षा और पर्यटन, हर जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और 10,000 टूरिस्ट गाइड्सों का कौशल संवर्धन किया जाएगा। वही ट्रेनिंग आपको दी जाएगी 10,000 टूरिस्ट जो गाइड हैं उनके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें शुरू हो रही हैं। यहाँ से किसान के बारे में क्या क्या किया जा रहा है। तो पहला, गन्ना भुगतान और मूल्य वृद्धि। तो लगभग पिछले एक दशक में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जो पिछले 22 वर्षों की अपेक्षा 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। तो पिछले 22 वर्षों में कुल कितना भुगतान हुआ था? पिछले 22 वर्षों में कुल 2,13,519 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। अब इसका शॉर्टकट में हम देखेंगे तो गन्ना मूल्य के उत्पादन में पिछले एक दशक में गन्ना मूल्य के भुगतान में वृद्धि दर्ज की गई है। अगर इसका शॉर्ट हम देखें, यहाँ पे डेटा को छोड़ दें तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे कि पिछले एक दशक से अब तक गन्ना मूल्य के भुगतान में वृद्धि की गई है। मूल्य वृद्धि, पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि की गई है, जिससे 3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा किसानों को। अब फसल खरीद विपणन वर्ष 2025-26 के लिए डेटा है ये। तो गेहूं खरीदा कितना गया है? 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसके लिए भुगतान किया गया है 2,512 करोड़ रुपए। धान खरीफ के लिए 42.96 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और उसके लिए 9,710 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बाजरा खरीफ की फसल है, 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है और उसके लिए किसानों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों के आगे ही हम देखते हैं कि किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 3.12 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डेटा यहाँ पे कुछ गलत है क्या? नहीं, सही है। तो 9,46,84,668 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं दिसंबर 2025 तक। फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 से 2024-25 के बीच में 62 लाख किसानों को 5,110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। 2025-26 में खरीफ के अंतर्गत 2.69 लाख बीमित किसानों को 215 करोड़ रुपए की आपूर्ति की गई है। फसली ऋण की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बात हो रही है। अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के रूप में 10,257 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिससे लगभग 15 लाख किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। दीर्घकालिक ऋण की बात करें तो 205 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिससे 6,870 किसान लाभान्वित होंगे। मुफ्त बिजली 1 अप्रैल 2023 से किसानों को नलकूपों से सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दी जा रही है। एक ये योजना ध्यान में रखना है, एक इस योजना को ध्यान में रखना है और एक इसे ध्यान में रखना है कि कब से मुफ्त बिजली किसानों को दी जा रही है, फ्री बिजली दी जा रही है।
अब हम महिलाओं की बात करेंगे। तो महिलाओं के आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण की बात हो रही है तो बीसी सखी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 58,000 ग्राम पंचायतों में तैनात लगभग 39,880 बीसी सखियों ने 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया है, जिससे 107 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ है। महिला सामर्थ्य योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कंपनियों का गठन किया जाएगा। गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में कंपनियों का गठन हो चुका है। दुग्ध संग्रहण भी हो रहा है और उत्पादन कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जबकि प्रस्तावित कहाँ है? लखनऊ और प्रयागराज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कंपनियों का गठन किया जाएगा। गोरखपुर, बरेली, रायबरेली में कंपनियों का गठन का काम कंप्लीट हो चुका है और वहां पे प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि प्रयागराज और लखनऊ में यह कार्य भी प्रस्तावित है। प्रदेश में 60,000 महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी गई है। आगे उसी क्रम में हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सुरक्षा और बुनियादी ढांचे, सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की गई है। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित आवास देने के लिए नगर निगमों में हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। मिशन शक्ति, इसके माध्यम से सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सेवाओं को एकीकृत कर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सामाजिक सहभागी बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं इनको याद रखना है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना जनवरी 2026 तक इसके अंतर्गत लगभग 26.81 लाख बेटियां जो हैं लाभान्वित होंगी। युवाओं की बात किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश बजट में कौन कौन सी प्राथमिकताएं थी, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बजट की जो प्राथमिकताएं थी वो थे किसान, महिला, तो किसान और महिला हो गए, युवा अब यहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन पिछले 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया है। 9.25 लाख युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया गया है कौशल विकास संवर्धन से, और जिसमें से 4.2 लाख युवाओं को कंपनियों में रोजगार भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है वो फ्री कोचिंग देने के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में संचालित 153 केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवक जो हैं या युवाएं या प्रतियोगी छात्र जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, सरकारी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में संचालन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, डिजिटल सशक्तिकरण हेतु अब तक 49,86,000 निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। खेल प्रोत्साहन, प्रदेश के 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहित के उद्देश्य से खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आगे चले। रोजगार की हम बात करें तो पुलिस विभाग में 2017 से अब तक कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्तियां हुई हैं, जिसमें से 1,83,766 पुरुष हैं और 35,443 जो हैं महिलाएं हैं। पदोन्नति की बात करें तो 1,58,000 कर्मियों को पदोन्नत किया गया है और इसके अतिरिक्त वर्तमान में 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण जारी है और 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। रोजगार की और हम बात कर रहे हैं तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अब तक कुल 8,966 नियुक्तियां की गई हैं और उसमें प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य शामिल हैं।
सहायता प्राप्त विद्यालय में 2017 से अब तक कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है। अब ये योजना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, इसके तहत युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। मनरेगा की बात किया जा रहा है, जिसका अभी वर्तमान नाम बीवीजी रामजी कर दिया गया है। उसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2000 में अब ये मनरेगा अब कंटिन्यू नहीं है, इसके स्थान पे नया नाम जो है वो ऐड कर दिया गया है, और वो क्या है, बीजी रामजी योजना। जनवरी 2026 तक 20.19 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। उपलब्धि है अपने आप में कि मनरेगा योजना के तहत जो है देश में 20.19 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है, और इसके लाभार्थी कितने हैं, 47.11 लाख परिवार को रोजगार दिया गया है इसके तहत। श्रमिक की बात कर रहे हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि बजट की प्राथमिकताएं क्या थी। तो बजट की प्राथमिकता जो थी, पहली थी महिला, किसान, युवा और श्रमिक, जिसमें से हम महिला, किसान और युवा की बात कर चुके हैं। अब श्रमिक की बात करेंगे हम। तो श्रमिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए निर्माण श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य के लिए राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन किया जाएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मोबाइल हेल्थ वैन का उद्देश्य क्या है। आपको क्या करना है, श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार ये पोर्टल शुरू किया गया है। आर्थिक सुरक्षा एक्स ग्रेशिया अनुदान, ई श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रावधान हैं, मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर किसी दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। रोजगार मिशन, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन श्रमिकों और रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के उद्देश्य से इस मिशन का गठन किया गया है। इसका उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, इसका उद्देश्य क्या है कि श्रमिकों और रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2000 बजट जो 2026-27 के लिए है, उसका जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश के जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, उसका आकार क्या है। तो उसका आकार है 9,12,696.35 करोड़, यानी कि 9,12,696 लगभग करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। और पूंजी पर जो परिव्यय होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, वो कुल बजट का 19.5%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्षेत्रवार आवंटन की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बजट जो है आवंटित किया गया है, 12.4%, चिकित्सा क्षेत्र के लिए 6%, एग्रीकल्चर के लिए 9%, और अदर जो है उनमें शेष जो बचे हुए प्रतिशत हैं वो आवंटित किए गए हैं। और यह नीति जो है 2030-31 तक लागू रहेगी। राजकोषीय घाटे की बात करें हम, फिजिकल डेफिसिट 16वें वित्त आयोग ने इसे 3% तक रखने की सीमा निर्धारित की है। अब देखिए हम बात करेंगे डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, ऋण प्रबंधन और वित्तीय स्थिति के बारे में। अगर हम देखें तो हमारा जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो दीर्घकालिक लक्ष्य है 20% से कम करना है, 20% से कम करना है। और
वर्तमान जो लक्ष्य है वह 23.1%। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह 23.1% का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में वर्तमान सुधार की अगर हम बात करें तो 2024-25 में ऋण स्थिति में सुधार हुआ था, 27% से नीचे आया हुआ था, और भविष्य का जो लक्ष्य रखा गया है वह 20% से नीचे का लक्ष्य रखा गया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का जो लक्ष्य रखा गया है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये 23.1% का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। कानून एवं व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो सरकार ने जो है कानूनी चुनौतियों से निपटने तथा पूर्ण जन सुरक्षा यानी कि जन सामान्य की पूर्ण सुरक्षा हेतु पुलिस सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी है। अपराध में अगर हम गिरावट की बात करें तो पिछले एक दशक की अपेक्षा डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47% और बलवा में 70% जो है यह गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 62% की गिरावट दर्ज की है। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। बलात्कार के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में 67% कम हुए हैं, हत्या 48%, दहेज 19%, दहेज के मामले में जो मृत्यु होती है, महिलाओं को मार दिया जाता है, और सील भंग के मामलों में 34% की कमी आई है। अगर हम SC/ST वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराधों की गणना करें तो उसमें भी कमी दर्ज की गई है। आगजनी में 94%, हत्या में 43%, बलात्कार में 32% की कमी दर्ज की गई है। अगर हम पुलिसिंग व्यवस्था के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो पुलिस विभाग के गैर आवासीय भवनों के लिए 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं या प्रस्तावित किए गए हैं। नवसृजित जनपदों में जो नए जनपद बने हैं उनमें पुलिस भवनों के निर्माण हेतु 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अग्निशमन केंद्र, फायर सर्विसेज जो हैं, आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए 200 करोड़ तथा जो पहले से ही विद्यमान हैं उनमें क्रियाशील बनाने और बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है या बजट में आवंटित किया गया है। मिशन शक्ति, इसके तहत महिला वीट कर्मियों के लिए वाहनों की खरीद हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। अगर हम चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो बजट का जो आवंटन है वो चिकित्सा व्यवस्था के लिए 14,997 करोड़ रुपए रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो टोटल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 45 जो हैं वो सरकारी हैं और 36 जो हैं निजी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अब ये कहाँ हैं? 60 जनपदों में मेडिकल कॉलेज आपके कवर किए गए हैं, जबकि 16 जनपदों में PPD पद्धति से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। अगर हम सीटों में वृद्धि की बात करें तो राजकीय और निजी जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो कुल सीटें जो है राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में 2017 की अपेक्षा वर्तमान में 12,800 कर दी गई हैं MBBS के लिए, और जो PG के लिए है वह 4,995 सीटें कर दी गई हैं और पहले कितनी थी? 1221। अब जैसे यहाँ पे 2017 लिखा है तो हमें 2017 नहीं दिखाना है, हमें पिछले एक दशक का डेटा दिखाना है। अगर हम 2017 की बात करते हैं, 2017 से हम कोई चीज बताते हैं कि 2017 से ये घटनाएं हुई हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो या तो हम सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं या तो हम सरकार के विपक्ष में बात कर रहे हैं। और हमें न तो सरकार के पक्ष में बात करना है, न तो सरकार के विपक्ष में बात करना है। हमें अपनाना है मध्यम वर्ग। हम मध्यम जो मार्ग है, मध्यम मार्ग में हम चलते जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2017 छोड़ के यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि पिछले एक दशकों में MBBS की सीटें जो हैं बढ़कर 12,800 हो गई हैं।
और पीजी की जो सीटें हैं पिछले एक दशकों में बढ़कर 4,995 हो गई है। अगर नए संस्थान अस्पताल की बात करें तो 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 1023 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। लखनऊ में जो कैंसर संस्थान है उसके लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के उपचार के लिए निःशुल्क उपचार के लिए 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मित्रों, अगर हम चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात करें तो इसका जो बजट है वो 37,956 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2026 25-26 की तुलना में 15% अधिक है। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए जो लगभग आवंटित राशि है वह 8,641 करोड़ रुपए है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन जो है उसके लिए 2,000 करोड़। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिससे लगभग 49 लाख लोगों लाभार्थी परिवार होंगे। प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं एवं उपलब्धियों की बात करें तो महिलाओं की, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी निःशुल्क डिलीवरी के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी के लिए गारंटीड कैशलेस डिलीवरी की व्यवस्था की गई है और यह स्कीम सभी जिलों में लागू है। बहुत ज़्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 टीमें तैनात की गई हैं। स्कूल हो या आंगनवाड़ी केंद्र हो, उसमें बच्चों के जो स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 टीमें, मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। पल्स पोलियो अभियान सभी जिलों में दिसंबर 2024 से प्रारंभ। इस अभियान में 3.28 करोड़ को बच्चों को दवा पिलाई गई है। जापानी इंसेफेलाइटिस, इससे बचने के लिए 42 संवेदनशील जिले में टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। मानसिक स्वास्थ्य, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। रोग निगरानी, एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर सरकारी व निजी, देखिए सरकारी व निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों द्वारा 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी और कोविड-19 की नियमित रिपोर्टिंग की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। आयुष की अगर हम बात करें तो इसका जो बजटीय आवंटन है वो 2867 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अगर हम चिकित्सालयों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में 2111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी, 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने संबद्ध अस्पतालों के साथ में सक्रिय रूप से संचालित हैं। अगर हम औषधि निर्माण करें तो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ तथा पीलीभीत में 2 सरकारी औषधि निर्माणशालाएं चल रही हैं। इनकी उत्पादन क्षमता को जो है बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो समन्वय है उसे भली भांति सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, अब हम अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की बात करें तो इसका जो बजट है वह 27,103 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना, इसके लिए जो है मित्रों 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। 5,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, मित्रों अगर आपको याद हो तो हाल ही में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अभी हमने पीछे एक डेटा पढ़ा हुआ था कि लगभग 49 लाख लोगों, यानी 49 लाख विद्यार्थियों को जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। इसके लिए जो आवंटन है, बजट का जो आवंटन है वो 2,374 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए
2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एफडीआई एवं फॉर्चून कंपनियां 500 कंपनी 500 कंपनी इसके निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के कार्यान्वयन हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना, इस परियोजना के तहत 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिससे 35,280 करोड़ रुपए का निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। अगर हम मित्रों एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर का जो कुल बजटीय आवंटन है वह 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 19% अधिक है। एमएसएमई जो है राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके तहत 3.1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और इस मामले में देश सबसे अग्रणी है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं की निर्धारित हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह एक नई योजना प्रस्तावित है और इसके लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसका लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके लिए 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। एक जनपद एक व्यंजन नई योजना है, इसके लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में एक और योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो मित्रों ये वाली योजना और एक जनपद एक व्यंजन और एक जनपद एक उत्पाद योजना, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर हम हथकरघा और वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसका जो बजटीय आवंटन है वह 5,041 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जो 2025-26 की तुलना में 5 गुना अधिक है। रोजगार अगर सृजन की लक्ष्य की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इस क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, इनका लक्ष्य रखा गया है। और संरचना अगर हम विकास करें तो उत्तर प्रदेश को गारमेंटिक हब बनाना है और इसके लिए पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत एक विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य है प्रदेश को एक बड़े गारमेंटिंग हब के रूप में विकसित करना। अगर हम बुनकर कल्याण की बात करें तो हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की मदद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 4,423 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नीतिगत अगर हम समर्थन की बात करें तो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट पॉलिसी 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं साथियों। अगर हम खादी एवं ग्राम उद्योग की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2026-27 के लिए 40 करोड़ रुपए के बैंक ऋण से 800 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग
उद्योग रोजगार योजना। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था। कम्बल उत्पादन केंद्र खजनी गोरखपुर। इस केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना प्रस्तावित है, जिसका बजटीय आवंटन 7 करोड़ 50 लाख रुपए है। माटी टीला समन्वित विकास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश माटी टीला बोर्ड द्वारा परंपरागत कारीगरों के विकास के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसका जो बजटीय आवंटन है वह 2059 करोड़ 2059 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 76% अधिक है। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक का जितना हमने पढ़ा है, उनके जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, उनके बजट के जो आवंटन में वो वृद्धि है, वो सबसे ज़्यादा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक है। यही इसी के लिए देखिए टेक्सटाइल पार्क, ओ सॉरी, डेटा क्लस्टर सेंटर, आईटी हब और एआई मिशन, नई प्रौद्योगिकी एआई मिशन, इन सब की स्थापना इसी के लिए की जा रही है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र नई योजना है और इसके लिए 95.16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एआई क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एआई लैब और डेटा लैब। इंडिया एआई मिशन के तहत प्रदेश की 49 आईटीआई में एआई लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना के लिए 32.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एआई प्रज्ञा कार्यक्रम, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम, नेविडा जैसी वैश्विक कंपनियां सहयोग कर रही हैं। इसके तहत किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो एआई प्रज्ञा कार्यक्रम क्या है? यह विभिन्न वैश्विक कंपनियों के सहयोग से शुरू की जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका उद्देश्य है एआई प्रशिक्षण देना उद्देश्य है। डेटा सेंटर पार्क की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 6 डेटा सेंटर पार्क और 2 डेटा सेंटर इकाई, यानी कि अब तक 6 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया है, जिनसे लगभग 21,342 करोड़ रुपए निवेश और 644 मेगावाट क्षमता प्राप्त हुई है। सड़क और सेतु की बात करें तो प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे राज्य को आईटी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं सेतु, इसके लिए जो है सड़क एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण और रक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सेतुओं के लिए 4,808 करोड़ रुपए तथा रेल ऊपरगामी या अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए।
का प्रावधान किया गया है। बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क, मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। साथियों, हम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बात करें तो इसके लिए 18,290 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 30% अधिक है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो सिंचाई की व्यवस्था हेतु मध्य गंगा स्टेज 2, कनहर सिंचाई, केन बेतवा लिंक और भोरड़ बांध जैसी परियोजनाओं की प्रगति जारी है, जिसके लिए 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता सृजित किया जा रहा है या पुनर्स्थापित की जाएगी। 2025-26 में 2100 नए राजकीय नलकूपों का निर्माण और 569 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। इससे लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 1.43 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 285 बाढ़ परियोजनाओं को पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी को लाभ होगा। ग्यारह हजार 65 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई है। अगर हम समग्र रूप से देखें तो सिंचाई क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति की बात करें तो इसके लिए जो बजटीय आवंटन है वो 22,676 करोड़ रुपए है। योजना के तहत नल कनेक्शन तो लक्ष्य जो रखा गया था वह 2.67 करोड़ परिवारों को इसके तहत नल का कनेक्शन देना था। उपलब्ध जो हुआ है वह है 2.43 करोड़ घरों में कनेक्शन दिया गया है। जल जीवन मिशन, इसका लिए जो बजट है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी घटकों के लिए जो बजट है वह 22,452 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। गंगा प्रदूषण मुक्त सीवेज परियोजना, सीवेज से संबंधित स्वीकृत 74 परियोजनाएं हैं। इनमें से पूर्ण रूप से संचालित जो हो रही हैं वह 41 परियोजनाएं हैं। शेष परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। तो ग्रामीण जलापूर्ति सुधार एवं गंगा स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है वर्तमान बजट में। उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं अगर हम उनको देखें तो बजटीय जो आवंटन है वह 65,926 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति को देखें तो ग्रामीण इलाके में 19 घंटे, तहसील इलाके में 21 घंटे और जनपद मुख्यालय में 24 घंटे बिजली प्रदान की गई है। निजी नलकूप कनेक्शन 1 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक 2,41,088 निजी नलकूप कनेक्शन दिए गए हैं। सामान्य योजना के तहत पिछले एक दशक में लगभग 1,66,135 निजी नलकूप कनेक्शन
जारी किए हैं। कृषि फीडर योजना, कृषि कार्य के लिए नलकूप कनेक्शन हेतु कृषि फीडर योजना के अंतर्गत 4,680 के लक्ष्य के मुकाबले 4,048 फीडरों का निर्माण किया गया है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है और जो देश में सर्वाधिक है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो 2022 से 26 के बीच में 2410 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बनाए गए हैं या विस्तारित किए गए हैं। 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। पारेषण क्षमता की बात करें तो उत्तर प्रदेश पिछले एक दशक में जो वृद्धि हुई है वह 82% की वृद्धि हुई है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 32,500 मेगावाट पारेषण क्षमता हो गई है। अगर अतिरिक्त ऊर्जा के संबंध में हम ध्यान दें तो इसके लिए जो बजट का आवंटन है वो 2104 करोड़ रुपए है और जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम सूर्य घर योजना के प्रभावी संचालन हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या, मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5.2 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 36 सीवीजी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो देश में सर्वाधिक हैं। ये डेटा आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कुल मिला के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, स्वच्छ ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु जो बजट का आवंटन किया गया है वह 7,705 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार या नए शहर प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत मेरठ, आगरा, लखनऊ में लंबे अंतराल के बाद नए आवासीय योजनाएं और पहली बार औद्योगिक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की हम बात करें तो इसका गठन किया गया है, जिससे जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र में समेकित विकास होगा। प्रयागराज, चित्रकूट क्षेत्र में भी प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया जारी है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके तहत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। अवसंरचना विकास की बात करें तो लखनऊ सहित विकास योजना के अंतर्गत लखनऊ सहित अन्य विकास प्राधिकरण में अवसंरचना विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अवस्थापना सुविधाओं का विकास, मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को किया गया है। इसके प्रबंधन एवं संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इसके संबंध में जो करंट अफेयर है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए, नगर विकास के लिए लगभग जो प्रावधान किया गया बजटीय आवंटन है जो वह है 26,514 करोड़ रुपए।
अगर नगरों को कायाकल्प की बात करें तो 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतें इसमें 2017 से पहले थी। 2017 के बाद में 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायतों का नवगठन किया गया या उन्नयन किया गया। कुल परिणाम की बात करें तो 113 नए नगरीय निकाय बनाए गए तथा 127 निकायों पर सीमा विस्तार किया गया। अगर हम ओडीएफ स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1.0 ओडीएफ घोषित की बात करें तो 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालय और 69,381 सीट वाले सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय और यूरिन बनाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 189 नगरीय निकायों के 1100 ब्लॉक में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पब्लिक कम्युनिटी पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 प्रदेश जो हैं, देश के 100 शहरों में प्रदेश का 10 शहर चयनित हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद हैं। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पहल के रूप में 7 अन्य नगर निगमों को राज्य सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से शहर आएंगे? अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, शाहजहांपुर। तो कहने का मतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो 10 उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहर शामिल हैं, इसके बावजूद स्मार्ट सिटी मिशन की ही तर्ज पर राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई है और इसके तहत 7 शहरों को उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगर नागरिक उड्डयन की बात करें तो इसके लिए जो बजटीय आवंटन है वह 2111 करोड़ रुपए है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना आरसीएस उड़ान के माध्यम से लागू हो रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश नगर विमानन प्रोत्साहन नीति लागू की है, जिसके तहत आरसीएस के साथ साथ गैर आरसीएस उड़ानों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट को एविएशन इनोवेशन और रिसर्च सेंटर के साथ एक मेंटेनेंस और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेवर जो है गौतम बुद्ध नगर में है। जेवर में पीपीटी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का कार्य प्रगति पे है तथा रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि रनवे की जो संख्या है वो पहले 2 थी, यहाँ पे देखिए, और अब जो है वह 5 रनवे बनाए जाएंगे। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण, भूमि अधिग्रहण के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो पहले सांस्कृतिक विरासतों की उपेक्षा हुई थी, परंतु अब जो है इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप पर्यटन और रोजगार में वृद्धि हो रही है। जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक मुख्य मार्ग पहुंच राम पथ का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। जामधरा में वैदिक वेलनेस सिटी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंच मार्ग का उन्नयन किया जा रहा है। काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण पूर्ण हो चुके हैं और वहां पर पठन पाठन का कार्य शुरू हो चुका है। मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा, मां काली खोह में मंदिरों के विकास, परिक्रमा पथ और जन सुविधा हेतु 200 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। संस्कृत की बात करें तो बलरामपुर, इमिलिया कोडर में थारू जनजाति
थारू संस्कृति संग्रहालय का निर्माण कर उसका लोकार्पण किया जा चुका है। वाराणसी रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर जनता के लिए खोल दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है और उसका लोकार्पण भी किया जा चुका है। लखनऊ के ऐशबाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। आगे चलिए, पर्यटन की बात करें तो वर्ष 2025 जनवरी से जून तक में लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिसमें 121 करोड़ से अधिक भारतीय और 33 लाख से अधिक जो है विदेशी पर्यटक शामिल थे। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद इसके लिए अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है। मथुरा ब्रज क्षेत्र में भी पर्यटन अवसंरचना के लिए बजट का प्रबंधन किया गया है। विंध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए तथा वाराणसी पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। नियोजन की अगर हम बात करें तो त्वरित आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार हेतु त्वरित आर्थिक विकास की योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र के लक्ष्यों को 2023 तक प्राप्त करने हेतु सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और प्रतिबद्ध है। एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत 4 करोड़ परिवारों को और 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आईडी बनाई गई है तथा प्रदेश और केंद्र के 32 विभागों की 98 योजनाओं से डेटा एकीकृत किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। कितने 32 विभाग हैं, 98 योजनाएं हैं। ग्राम्य विकास की बात करें तो इसकी योजनाओं के लिए 25,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनरेगा हेतु 5,544 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 4,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये दोनों योजनाएं जो हैं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2018-19 से लेकर 2025-26 तक लगभग 3.67 लाख आवास पूर्ण, जबकि लक्ष्य जो रखा गया था वह 4.61 लाख आवास का था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसके तहत पिछले एक दशक में लगभग 36.37 लाख आवास पूर्ण किए। शेष जो है वह जल्द ही पूर्ण होंगे। लक्ष्य कितने का रखा गया था? 36.56 लाख। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज के लिए बजटीय आवंटन जो है वह है 32,090 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से 67% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आईटी सेक्टर की बात की थी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बजटीय आवंटन जो है पिछले वर्ष की तुलना सबसे अधिक था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
द्वितीय चरण के लिए 2020-21 से प्रारंभ है। इसके लिए 2,823 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2026-27। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों को निर्माण हेतु 57 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। वर्ष 2026-27 के लिए 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन दलहन का लक्ष्य रखा गया है। खाद्यान्न का लक्ष्य ये है और दलहन का लक्ष्य 48.18 है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज पहले भी पढ़ चुके हैं। परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत अवसंरचना के अंतर्गत 20 स्तरीय हैचरी व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत यूपी एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी और बजटीय आवंटन इसके लिए 245 करोड़ रुपए है। डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने हेतु 637.84 करोड़ रुपए का प्रावधान। पहले भी हम बता चुके हैं कि सरकार ने जो डीजल आधारित बोरवेल हैं, उन नलकूप हैं, उनको जो है सोलर आधारित नलकूपों से एक्सचेंज कर रही है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना सभी जिलों में 94,300 हेक्टेयर में संचालित है और इसके लिए 298 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। किसानों के निजी नलकूप की विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 103 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि विपणन एवं निर्यात, कृषि विदेश निर्यात, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, इसके तहत ट्रैक्टर वितरित किए गए हैं। किसान एग्री माल का निर्माण कहां पर? गोमती नगर में। और लागत कितनी है? 76.41 करोड़ रुपए। लखनऊ गोमती नगर में 76.41 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, लागत कितनी है? 61.87 करोड़ रुपए इसकी लागत है। नई मंडी स्थल चंदौली और मत्स्य मंडी सिद्धार्थनगर में निर्माण कार्य इसका प्रगति पर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो प्रावधान है वह 2,832 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। इस क्षेत्र का महत्व यह है कि प्रदेश की लगभग 90% आबादी लघु सीमांत कृषक कृषि उत्पादन से जुड़े हुए हैं। डेटा यहाँ पे याद करिए, लगभग 90%। बागवानी फसल के लाभ जो हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे। प्रमुख योजनाओं के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। प्रमुख योजनाओं के लिए जो प्रावधान है, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए, नीतिगत समर्थन उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना हेतु 25 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अगर हम बात कर रहे हैं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को बढ़ाने, फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उदय, दुग्ध डेयरी
दुग्ध, बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, जिससे किसानों को उचित मूल्य, रोजगार एवं वैल्यू एडिशन में सहायता मिल रही है। भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अत्यंत इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्टर, मेंस में भी यहां से आप लिख सकते हैं। गन्ना और चीनी विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ना खेती, चीनी मिलें राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के प्रमुख आधार हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पेराई सत्र 2024-25 में 47 लाख किसानों को 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की। चीनी मिलें और उत्पादन की बात करें तो प्रदेश में 122 चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश में 30 राज्य चीनी निगम और 23 यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की तथा 96 निजी द्वारा 956.09 लाख टन गन्ने की पेराई कर 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई की क्षमता बात करें तो पेराई की जो क्षमता है वह 8.58 लाख टन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की क्षमता है। आधुनिकीकरण और नई मिलों की अगर हम बात करें तो इनके उद्धार के तहत पिपराइच, मुंडेरवा, रामला में नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी तथा 44 से अधिक मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त पेराई क्षमता के लिए इन सुधारों से अब तक लगभग 1,25,000 TSD अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। रोजगार सृजन की बात करें तो मिलों में आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास से 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। अगर हम दुग्ध विकास की बात करें तो सहकारी क्षेत्र एवं दुग्धशाला विकास सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मथुरा डेयरी परियोजना का विस्तार। मथुरा में पहले प्रस्तावित 30,000 लीटर क्षमता की डेयरी परियोजना को संशोधित कर 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवन योजना के तहत 220 नई दुग्ध समितियों का गठन प्रस्तावित है। दुग्ध समितियों का पुनर्गठन यहाँ पे भी है। ₹450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन हेतु लगभग 107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुधन की बात करें हम तो निराश्रित और बेसहारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा हेतु 7,497 गौ आश्रम स्थलों में 12,38,547 गौ वंश संरक्षित किए गए हैं और 155 बड़े बड़े गौ संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना एवं वित्त एवं पोषण मिशन के अंतर्गत 1,13,631 पशुपालकों को 1,81,418 गौवंश सौंपे गए हैं। इनके भरण पोषण हेतु 1 अक्टूबर 2023 से प्रति गौवंश 50 रुपए प्रति दर की हिसाब से DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। छुट्टा गौवंश के रखरखाव हेतु 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बड़े गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशु रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 253 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सालय संघ केंद्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में पहली बार मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की स्थापना
की गई है, जो भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मत्स्य की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पुरुष घटक के लिए 195 करोड़ और महिलाओं के लिए 115 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना हेतु 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य सरकार की नई योजनाएं: अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क एवं मत्स्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। सहकारिता की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 यूएनओ द्वारा भारत के प्रयासों से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश इस वैश्विक आयोजन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। डेटा यहाँ से कलेक्ट करिए। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत प्रथम चरण में 1539 तथा द्वितीय चरण में 1523 एम पैक्स का चयन किया गया है। इसके लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्याज अनुदान योजना हेतु 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उर्वरक अग्रिम भंडारण: रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना इसके तहत दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान, सहकारी बैंकों के कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता तथा शाखाओं के आधुनिकीकरण और ब्रांडिंग हेतु 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी: सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं रसद की बात करें हम यहाँ पे तो बजटीय प्रावधान जो है वह 20,124 करोड़ रुपए है। अन्नपूर्णा योजना हेतु 15,480 करोड़ रुपए का प्रावधान। निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अभी प्रस्तावित है। बेसिक अगर हम शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा का जो बजटीय आवंटन है वो 67,622 करोड़ रुपए है। विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़ रुपए का उपलब्ध प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आधुनिक शिक्षा आवश्यकता हेतु दो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु 580 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों एवं संविदा मानदेय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा के लिए 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए गए हैं। विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो बजट है वह 22,167 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के सुधार हेतु क्या क्या चीजें की गई हैं तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 520 करोड़, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 करोड़ का उपबंध किया गया है। राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपए, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैप क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु
89 करोड़ रुपए की नई योजना प्रस्तावित है। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित कर उसका संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा का जो बजटीय आवंटन है वह 6,591 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 40 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रस्तावित है। अब नए विश्वविद्यालयों की स्थापना देखिए कहाँ कहाँ हो रही है। माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर 50 करोड़ रुपए, गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 50 करोड़ रुपए, माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर देवी पाटन मंडल 50 करोड़ रुपए, स्वामी सुखदेवानंद विद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना हेतु 21 करोड़ रुपए, काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही की स्थापना हेतु 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति लागू करने हेतु 14 करोड़ 50 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्राविधिक सघन शिक्षा की बात करें तो प्राविधिक शिक्षा का जो बजट है वह 2,365 करोड़ रुपए है, जो कि 72% अधिक है। 72% अधिक है। 195 डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 23 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण स्थापना की प्रक्रिया में है। उन्नयन एवं अवसंरचना, पॉलिटेक्निक संस्थानों के उन्नयन एवं अवसंरचना विकास हेतु 254 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा नए राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों से सुसज्जित उन्नयन एवं एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना हेतु लगभग 714 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। डिजिटल शिक्षा की अगर हम बात करें तो 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं और 143 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की प्रक्रिया अभी जो है वह जारी है। व्यावसायिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसका जो बजट है वह 3,349 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 88% है। और जो बजट हैं उन सब में जो पिछले वर्ष की तुलना में जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जो सेक्टर है वह है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास। प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT संचालित हैं, जिसमें 1,90,272 सीट हैं। प्रदेश में 47 ITI में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु विशेष शाखाएं संचालित की जा रही हैं तथा 12 राजकीय ITI केवल महिलाओं हेतु संचालित है। प्रदेश में 2963 से अधिक निजी ITI संचालित हैं, जिसमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। निजी ITI सीटें प्रदेश में 2963 से अधिक निजी ITI संचालित हैं, जिसमें 4.58 लाख सीटें उपलब्ध हैं। ये दोनों रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से फेज 1 में 149 राजकीय ITI का उन्नयन एवं प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। फेज 2 2025-26 में 62 राजकीय ITI के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न कौशल विकास योजनाएं, कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु 1,000 करोड़ रुपए तथा दासकार प्रशिक्षण योजना के लिए 836 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 5 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है। खेल और युवा कल्याण की बात करें तो वर्तमान खेल जो अवसंरचना है वह 84 स्टेडियम है, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ा स्थल हैं, 38 तरणताल हैं और 52 जनपदों में आधुनिक जिम उपकरण हैं। निर्माणाधीन क्या है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय
का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वाराणसी में पीपीटी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास किया जाएगा। जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा स्थल का निर्माण किया जाएगा। रायबरेली के जैतपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में ईपीसी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगर आगे हम देखते हैं साथियों वन एवं पर्यावरण के बारे में, तो उत्तर प्रदेश जो है देश में सर्वाधिक जैविक दबाव के बावजूद वन और वनावरण एवं वृक्षारोपण वृद्धि में दूसरे स्थान पे है। पिछले एक दशक में लगभग 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधारोपण किए गए हैं और 2026 के लिए 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय प्रावधान की अगर हम बात करें तो सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रुपए, पौधशाला प्रबंधन हेतु 220 करोड़ रुपए तथा राज्य प्रतीकात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रमुख परियोजनाएं अगर हम देखें तो लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 207 करोड़ रुपए। तो नाइट सफारी की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में। तथा चित्रकूट के रानीपुर बांध फाउंडेशन के कापर्स फंड हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पर्यावरणीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट, सामुदायिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण एवं ई वेस्ट रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। क्लीन एयर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो लागू होगा 2025-26 से लेकर 2030-31 तक और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से लागू होगा। इसके लिए 194 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं कि अगला बिंदु क्या है। तो आगे महिला एवं बाल विकास की बात किया जा रहा है और जिसके लिए जो बजटीय आवंटन है वो 11,620 करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की अपेक्षा 11% की वृद्धि की गई है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? जो निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। लाभार्थियों की संख्या जो है जो 25-26 में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लाभार्थियों की संख्या 38.58 लाख से अधिक हो गई है। कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्र योजना हेतु 35 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 400 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बाल आश्रम योजना के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए तथा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के तहत लगभग 1,57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। अगर हम समग्र रूप से देखें तो महिला, बच्चों, कमजोर वर्ग के कल्याण और सुरक्षा एवं पोषण हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। अगला हम देखते हैं कि श्रम, तो ई श्रम पोर्टल जो है, ई श्रम पोर्टल पर 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीकरण के साथ उन्हें फैमिली आईडी उपलब्ध कराई गई है। सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा इसके लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण की अगर हम बात करें तो इसका जो बजट है वह 14,953 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 8% अधिक है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत 67.5 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसके लिए 8,950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है
अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 950 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस वित्त वर्ष में किया जा रहा है। जनजाति विकास की अगर हम बात करें साथियों, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत कमजोर जनजातीय समुदाय के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल गांवों तथा आकांक्षित जनपदों के जनजातीय गांवों को 18 विभागों की योजनाओं से संतृप्त करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने योग्य है। ओबीसी की बात करें, पिछड़ा वर्ग कल्याण की, तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वह है 3,402 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 3,060 करोड़ रुपए 3,060 करोड़ 50 लाख रुपए उपलब्ध है प्रावधान। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की विवाह हेतु अनुदान हेतु 210 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की बात करें तो इसका इन लोग का जो बजट है वह है 2,140 करोड़ रुपए, जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 8% अधिक है। बचपन डे केयर सेंटर 3 से 7 वर्ष के श्रवण दृष्टि एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के प्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने? 7 नए केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो 2007 से पहले 300 रुपए था। इसके लिए 1,470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 आकांक्षी जनपदों चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र आदि में बचपन डे केयर सेंटर स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु महत्वपूर्ण पहल एवं बजट आवंटन की जब बात करें तो बजट आवंटन जो है वह है 2,058 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम 21 ऐसे जनपदों में लागू है जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात अधिक है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्याय की अगर हम बात करें तो इसका जो न्यायिक विभाग का जो बजट है वो 9,845 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 9% अधिक है। 1,000 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यायालय परिसरों के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब तक 11 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील बनाया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनआई एक्ट के तहत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 5 विशेष न्यायालय पदों की निरंतरता बनाए रखने की कार्यवाही की गई है। ये वाला सेगमेंट मित्रों, न्यायालय वाला जो सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखने योग्य है। राजस्व की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना वित्त वर्ष 2025-26 में इसके तहत
18,144 आश्रित परिवार जो है लाभान्वित हुए हैं। इस मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, इसका जो बजट है वह 2026-27 के लिए 1150 करोड़ रुपए रखा गया है। एंटी भूमाफिया अभियान, इसके अंतर्गत 7,369 हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बाढ़ शरणालय निर्माण, प्रथम चरण में प्रदेश के 7 अति संवेदनशील जनपदों में एक एक बाढ़ शरणालय बनाने का निर्णय लिया गया है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम, प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ 16 जुलाई 2025 को एमओयू किया गया। आगे चलिए, परिवहन की अगर हम बात करें तो बस बेड़े को सुदृढ़ीकरण एवं ईवी इलेक्ट्रिक बसों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा बस अड्डों का निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री जीरो फैटेलिटी विजन योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हेतु 50 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने हेतु बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अब ध्यान देखिए, मेंस में यही क्वेश्चन बनेगा जब परिवहन से या फिर ई व्हीकल से संबंधित आएगा। तो फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बजट अपने करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27 के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बस अड्डों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये जो बजट है ये केवल बजट प्री के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी है। अगर किसी का मेंस है, कुल मिला के समग्र बजट है, टोटल यहाँ इसमें कवर किया गया है हर एक पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें हम तो प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए गए हैं जिनका सकारात्मक मूल्यांकन नीति आयोग, आरबीआई तथा सीएजी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास एवं कानून व्यवस्था मॉडल की सराहना देश भर में हो रही है। राजकोषीय सेवाएं जो हैं यस, जीएसटी और वैट मूल्य संवर्धित कर, इसके संदर्भ में राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है वह 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी जो शुल्क है राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्टाम्प एवं पंजीकरण से जो राजस्व संग्रह होगा वह 43,802 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन से जो कर संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है वह है 15,808 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब वित्त वर्ष 2026-27 है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। तो बजट का आकार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी पढ़ ले रहे हैं कि बजट का जो आकार है वह 9,12,696.35 करोड़ रुपए है। पहला पॉइंट एकदम आप समझ लीजिए कि ये पीटी या कोई भी वनडे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश में आयोजित परीक्षाएं होती हैं। इसमें से 43,556.33 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। कुल प्राप्तियों की हम बात करें तो कुल प्राप्तियां हैं आपकी 8,48,233.18 करोड़ रुपए। अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 7,28,928.12 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की हम बात करें तो 1,19,305.06 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो हिस्सा है वह 6,03,401.76 करोड़ रुपए है। राजस्व का राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो है वो 3,34,491 करोड़ रुपए है और केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वह 2,68,910.76 करोड़ रुपए है। व्यय की अगर हम बात करें तो टोटल व्यय होगा वह 9,12,696.35 करोड़ रुपए व्यय होगा। इसमें से जो राजस्व व्यय होगा वह है
1,64,470.55 करोड़ रुपए राजस्व व्यय होगा। पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो 2,48,225.81 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय है। आगे बढ़ते हैं। समेकित निधि की अगर हम बात करें तो कुल व्यय घटाने के बाद समेकित निधि का जो घाटा अनुमानित है वह है 64,463.17 करोड़ रुपए। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम कितना है, तो वह परिणाम है 54,963.17 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमान है। राजस्व बचत की अगर हम बात करें तो राजस्व बचत जो है वह 64,457.57 करोड़ रुपए है। लोक लेखा की बात करें तो शुद्ध प्राप्तियां जो हैं वह 9500 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। शेष अंतिम प्रारंभिक शेष क्लोजिंग बैलेंस में हम देखते हैं 96.41 करोड़ रुपए ऋणात्मक है। अंतिम शेष की अगर हम बात करें तो 55,059.58 करोड़ रुपए ये भी ऋणात्मक है। राजकोषीय घाटे की बात करें हम तो 1,18,480.59 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा है और यह सकल जीडीपी का 2.28% है। सकल जीएसडीपी का 2.98% है। तो यह बजट बड़े आकार का है जिसमें नई योजनाओं पर जोर, उच्च पूंजीगत व्यय और घाटा 3% से कम है। राज्य की संतुलित वित्तीय रणनीति को दर्शाता है। तो मित्रों, हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है जो 2026 और 27 के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है, वह हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। कुछ गलतियां नहीं रह गई हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि बजट को पूरी समग्रता के साथ में कलेक्ट किया जाए, हर एक बिंदु को यहाँ पे डिस्कस किया जाए और इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।